इंडियन नेशनलिज्म एक ऐसा विचार है जो ब्रिटिश राज के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विकसित हुआ। इस अध्याय में स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग जो समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं इस वीडियो को, इस दशक से लेकर राष्ट्रवादी आंदोलन की कहानी जानेंगे, जिसमें असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन का अध्ययन होगा। स्टूडेंट्स यह भी जानेंगे कि कांग्रेस ने किस तरह से राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ावा दिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने इस आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया और राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को कैसे आकर्षित किया। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास। आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास उपनिवेशवाद के खिलाफ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। उपनिवेशवाद के कारण कई अलग अलग समूहों के बीच एकजुटता आई, जिसे कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में विकसित किया। पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। पहले विश्व युद्ध के बाद 1919 के आसपास नई आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई। आयकर की शुरुआत हुई और कस्टम ड्यूटी की दरें 1913 से 1918 के बीच 2 गुनी हो गई, जिससे आम लोगों की जिंदगी कठिन हो गई। 1918 से 1919 में फसलें विफल हो गई, खाद कमी आई और एक इन्फ्लुएंजा महामारी भी फैल गई। इस समय एक नए नेता ने एक नए संघर्ष की दिशा सुझाई। सत्याग्रह का विचार। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। सत्याग्रह सत्य की शक्ति और सत्य की खोज की आवश्यकता पर जोर देता है। महात्मा गांधी के अनुसार लोग अहिंसा के माध्यम से भी संघर्ष जीत सकते हैं और इससे सभी भारतीय एकजुट हो सकते हैं। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण में जाकर किसानों को दमनकारी प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। उसी वर्ष उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के समर्थन में सत्याग्रह आयोजित किया। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में कपास मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन किया। रोलेट एक्ट। 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित रोलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रीय सत्याग्रह शुरू किया। यह एक्ट सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दमन करने के लिए विशाल शक्तियां प्रदान करता था और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखने की अनुमति देता था। ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीयताओं को दबाने के लिए गुस्से का सामना किया। 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने एक शांत जुलूस पर गोली चला दी, जिससे बैंकों, डाकघरों और रेलवे स्टेशनों पर व्यापक हमले हुए। मार्शल लॉ लागू किया गया और जनरल डायर ने कमान संभाली। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग की घटना घटी। जालियांवाला बाग में एक बड़ी भीड़ एकत्र हुई, जिसमें कुछ लोग सरकार के नए दमनकारी उपायों के खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे और कुछ लोग वार्षिक बैसाखी मेले में शामिल होने के लिए आए थे। जनरल डायर ने सभी निकास बिंदुओं को ब्लॉक कर दिया और भीड़ पर गोलीबारी की, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। जालियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद लोगों में क्रोध बढ़ गया। असहयोग आंदोलन और इसके प्रभाव। असहयोग आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शन, पुलिस के साथ झगड़े और सरकारी भवनों पर हमले हुए। महात्मा गांधी को आंदोलन को रोकना पड़ा क्योंकि यह हिंसात्मक संघर्ष में बदलने लगा था। महात्मा गांधी ने खिलाफत मुद्दा उठाया और हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ लाने की कोशिश की। पहले विश्व युद्ध के समाप्ति के साथ ही ऑटोमन तुर्की की हार हुई। मार्च 1919 में मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। सितंबर 1920 में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत और स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वासित किया। यहाँ पर एक चीज सामने आता है, असहयोग क्यों? महात्मा गांधी के अनुसार ब्रिटिश शासन भारत में भारतीय सहयोग से स्थापित हुआ था। असहयोग आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से प्रस्तावित किया गया। इसका प्रारंभ उन उपाधियों की वापसी से होना चाहिए जो सरकार ने प्रदान की थी और नागरिक सेवाओं, सेना, पुलिस, न्यायालयों और विधायिका परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने से कई बाधाओं और आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच प्रचार के बाद अंततः दिसंबर 1920 में
असहयोग आंदोलन को अपनाया गया। आंदोलन के विभिन्न पहलू को हम जानेंगे। जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने भाग लिया, लेकिन इसका अर्थ विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग था। इसमें देखिए सबसे पहले आता है शहरों में आंदोलन। मध्य वर्ग ने आंदोलन की शुरुआत की और हजारों छात्रों, शिक्षकों, प्रधान अध्यापकों ने सरकारी नियंत्रित स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया। वकीलों ने अपने कानूनी अभ्यासों को समाप्त कर दिया। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग के प्रभाव अधिक नाटकीय थे। जब लोगों ने विदेशी वस्त्रों पर बहिष्कार शुरू किया तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघा का उत्पादन बढ़ गया। लेकिन इस आंदोलन में कई कारणों से मंदी आ गई, जैसे कि खादी कपड़े महंगे थे, छात्रों और शिक्षकों के लिए कम भारतीय संस्थान थे, जिससे वो वापस सरकारी स्कूलों में चले गए और वकील सरकार के न्यायालयों में लौट आए। इसी में सेकंड आता है गांवों में विद्रोह। असहयोग आंदोलन गांवों में फैला, जहां किसान और आदिवासी विभिन्न हिस्सों में विकसित हो रहे थे। किसान आंदोलन तालुकादारों और जमींदारों के खिलाफ शुरू हुआ, जो उच्च किराए और विभिन्न अन्य शुल्कों की मांग कर रहे थे। इसने राजस्व में कमी, बगार की समाप्ति और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार की मांग की। जवाहरलाल नेहरू ने जून 1920 में अवध के गांवों में जाकर उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। अक्टूबर में उन्होंने और कुछ अन्य लोगों ने अवध किसान सभा की स्थापना की और एक महीने के भीतर 300 शाखाएं स्थापित की। 1921 में किसान आंदोलन फैल गया। तालुकदारों और व्यापारियों के घरों पर हमले हुए, बाजारों को लूटा गया और अनाज के गोदामों पर कब्जा किया गया। इसके बाद आता है गुंडेम पहाड़ियों में विद्रोह और असहयोग आंदोलन की विकास। 1920 के दशक की शुरुआत में आंध्र प्रदेश के गुंडेम पहाड़ियों में एक सशस्त्र गुरिल्ला आंदोलन फैलने लगा। सरकार ने वन क्षेत्रों को बंद करना शुरू कर दिया, जिससे वहां की राजनीति, लोगों की आजीविका प्रभावित हुई। अंततः पहाड़ी लोगों ने विद्रोह किया, जिसका नेतृत्व आलूरी सीताराम राजू ने किया, जिन्होंने दावा किया कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं। इसके बाद आता है स्वराज और प्लांटेशन श्रमिक। असम के प्लांटेशन श्रमिकों के लिए स्वतंत्रता का मतलब था स्वतंत्र रूप से इधर उधर जाने का अधिकार और अपने गांव के साथ संपर्क बनाए रखने। 1859 के अंतर्देशीय पलायन अधिनियम के तहत प्लांटेशन श्रमिकों को चाय बागानों को बिना अनुमति के छोड़ने की अनुमति नहीं थी। असहयोग आंदोलन की खबर सुनने के बाद हजारों श्रमिक बागानों को छोड़कर घर की ओर चल पड़े, लेकिन दुर्भाग्यवश वो अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच सके और पुलिस द्वारा पकड़कर बुरी तरह पीटे गए। सविनय अवज्ञा की ओर आगे हम बढ़ते हैं। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि यह हिंसात्मक हो रहा था। कुछ नेताओं ने प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भाग लेने की इच्छा जताई। CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया। 1920 के दशक के अंत में भारतीय राजनीति फिर से दो कारणों से प्रभावित हुई। पहला था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी और दूसरा था कृषि वस्तुओं की गिरती कीमतें। एक संवैधानिक आयोग की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान की प्रणाली को समीक्षा करना और सुझाव देना था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और इसे गो बैक साइमन के नारे के साथ स्वागत किया गया। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकृत किया। यह घोषणा की गई कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं हम। नमक मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन को एक पत्र भेजा, जिसमें 11 मांगे की गई। इन मांगों में सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक कर को समाप्त करने की, जो गरीब और अमीर दोनों द्वारा उपभोग किया जाता है। मांगों को 11 मार्च तक पूरा किया जाना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस एक सविनय अवज्ञा अभियान शुरू करेगी। प्रसिद्ध नमक मार्च महात्मा गांधी द्वारा 78 विश्वसनीय स्वयंसेवकों के साथ शुरू किया गया। यह मार्च 240 मील से अधिक लंबा था। गांधी जी के आश्रम से साबरमती से गुजरते हुए गुजरात के तटीय शहर डांडी तक 6 अप्रैल को उन्होंने डांडी पहुंचकर
विधिवत रूप से कानून का उल्लंघन किया और समुद्री पानी को उबाल कर नमक बनाया। इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। यह आंदोलन देश भर में फैल गया और विभिन्न हिस्सों में नमक कानून का उल्लंघन हुआ। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, किसानों ने राजस्व भुगतान से इनकार किया और कई जगहों पर वन कानून का उल्लंघन किया गया। अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के अनुयायी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 महीने बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे ब्रिटिश शासन के प्रतीक संरचनाओं पर हमले हुए। इस भयानक स्थिति को देखकर महात्मा गांधी ने आंदोलन को समाप्त करने का फैसला किया। इसके बाद आता है गांधी इरविन समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच एक समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी जी ने लंदन में एक राउंड टेबल सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति दी। जब सम्मेलन विफल हो गया तो महात्मा गांधी निराश होकर भारत लौटे और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू किया। यह आंदोलन 1 साल से अधिक तक चला, लेकिन 1934 तक इसका जोश घट गया। आंदोलन में भागीदारों की दृष्टि। गुजरात के पटेल और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। वे सविनय अवज्ञा आंदोलन के उत्साही समर्थक बन गए थे, लेकिन जब आंदोलन 1931 में समाप्त कर दिया गया तो वे बहुत निराश हुए। जब आंदोलन 1932 में फिर से शुरू हुआ तो उनमें से कई ने भाग लेने से इनकार कर दिया। गरीब किसान विभिन्न उग्र आंदोलन में शामिल हो गए, जिन्हें अक्सर समाजवादी और कम्युनिस्टों द्वारा नेतृत्व किया जाता था। व्यापारिक हितों को संगठित करने के लिए 1920 में भारतीय औद्योगिक और वाणिज्य कांग्रेस और 1927 में भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI का गठन किया गया। औद्योगिकिस्ट ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर उपनिवेशीय नियंत्रण पर हमला किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया। कुछ औद्योगिक श्रमिकों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। 1930 और 1932 में रेलवे और डाक श्रमिकों ने हड़ताल की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता महिलाओं की बड़ी मात्रा में भागीदारी थी, लेकिन कांग्रेस लंबे समय तक महिलाओं को संगठन के भीतर किसी भी पद पर नियुक्त करने के लिए रेडी थी। आगे हम जानेंगे सविनय अवज्ञा की सीमाएं। अछूतों दलितों ने स्वराज की अवधारणा को लेकर कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। महात्मा गांधी उन्हें हरिजन या ईश्वर के बच्चे कहकर पुकारते थे और कहते थे कि स्वराज तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक अछूतों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता। उन्होंने अछूतों के लिए सत्याग्रह आयोजित किया, लेकिन वे अपने समुदाय की समस्याओं का एक अलग राजनीतिक समाधान चाहते थे। उन्होंने शैक्षिक संस्थानों में आरक्षित सीटें और अलग चुनावी प्रतिनिधित्व की मांग की। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने 1930 में दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया, उन्होंने दूसरे राउंड टेबल सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ अलग चुनावी प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर टकराव किया। सितंबर 1932 का पूना समझौता डिप्रेस्ड क्लासेस बाद में अनुसूचित जातियों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें प्रदान करता था। असहयोग खिलाफत आंदोलन के पतन के बाद मुसलमानों ने कांग्रेस से अनन्यायट महसूस किया, जिससे हिंदू मुस्लिम संबंधों में और खराबी आई। मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग चुनावी प्रतिनिधित्व की मांग को छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें और मुस्लिम बहुल प्रांतों में जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व की गारंटी दी जाती, लेकिन 1928 में सभी पार्टी सम्मेलन में इस मुद्दे को सुलझाने की उम्मीद तब समाप्त हो गई जब हिंदू महासभा के MR जयकर ने समझौते की कोशिशों को कड़ा विरोध किया। इसके बाद आते हैं सामूहिक पहचान की भावना। राष्ट्रवाद तब फैलता है जब लोग मानने लगते हैं कि वे सभी एक ही राष्ट्र का हिस्सा हैं। इतिहास और काल्पनिक कथाएं, लोक कथाएं और गाने, लोकप्रिय प्रिंट और प्रतीक, इन सभी के राष्ट्रवाद के निर्माण में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंततः 20वीं सदी में भारत की पहचान भारत माता के चित्र से जुड़ गई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस छवि को निर्मित किया और 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम लिखा। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी भारत माता की प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसमें उन्हें एक तपस्वी रूप में दर्शाया गया। वह शांत, कंपोज, दिव्य और आध्यात्मिक हैं। 19वीं सदी के अंत में राष्ट्रवादी लोक कथाओं को संकलित करने लगे और गांव-गांव जाकर लोकगीत और किंवदंतियों को एकत्रित किया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में एक त्रिकोणीय ध्वज लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया, जिसमें 8 कमल थे जो ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे, और एक चंद्रमा जो हिंदू और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता था। 1921 तक गांधी जी ने स्वराज ध्वज डिजाइन किया, जो एक त्रिकोणीय लाल, हरा और सफेद था, और इसके केंद्र में एक चरखा था जो गांधी जी के आत्म सहायता के आदर्श का प्रतीक था। तो वही इस तरीके से चीजें हुआ। 20वीं सदी के पहले आधे भाग में विभिन्न भारतीय समूह और वर्ग स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए एकजुट हो गए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने विभिन्न मतभेदों को सुलझाने का प्रयास किया और सुनिश्चित किया कि एक समूह की मांगे दूसरे को अलग न करें। दूसरे शब्दों में जो उभर रहा था वह एक राष्ट्र था जिसमें कई आवाजें उपनिवेशी शासन से स्वतंत्रता की इच्छा रखती थी। तो ये थी एक बहुत ही अच्छा इंडियन नेशनलिज्म का चैप्टर, जो आपको बहुत कुछ सिखाने और सीखने में मदद मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।